दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई उन्होंने शपथ ली है। एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, इसलिए कि आमतौर पे जुडिशियरी जो हमारी है, जो टॉप जुडिशियरी है, वहाँ पर सबाल्टर्न समूहों का, हाशिए के जो समाज हैं और उसमें भी खासकर वंचित समाज, उसके नुमाइंदों का पहुंचना ही अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिस बी.आर. गवई का मुख्य न्यायाधीश बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पोजीशन में पहुंच जाता है तो वो पूरी व्यवस्था या पूरा तंत्र नहीं बदल सकता। इसलिए बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, वो जो बहुत उत्साहित हो जाते हैं अचानक बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि अ, अगर किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता किसी बिरादरी का बन जाता है तो खुश हो जाते हैं इसी बात से। किसी संस्था का, किसी गवर्नमेंट के किसी फोरम का कोई आदमी दिखाई पड़ जाता है, कोई अचानक किसी कॉम्पिटिशन में आ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। ये अच्छी बात है खुश होना, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था या पूरा तंत्र नहीं बदलता। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का पद दोस्तों बहुत बड़ी एक संस्था है अपने आप में, वो सिर्फ एक पद नहीं है। और उसमें एक वंचित समाज से आया हुआ व्यक्ति अगर उसके शीर्ष आसन पर बैठता है तो ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना निश्चित है भारत जैसे मुल्क के लिए। और वैसे ये दूसरे व्यक्ति हैं जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके पहले हमने देखा है कि मिस्टर बालाकृष्णन, के जी बालाकृष्णन, वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और बालाकृष्णन साहब के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस गवई न सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं, बल्कि यूं अगर देखा जाए तो दलित समाज से आने के साथ ही बौद्ध धार्मिक पृष्ठभूमि से बनने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। तो वो इस मामले में उनके साथ और एक विशिष्टता जुड़ती है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और दलित समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इनके जो पिताजी हैं, पिताजी आर.एस. गवई साहब, दिवंगत आर.एस. गवई साहब, ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, केरल के गवर्नर रह चुके हैं, सिक्किम के गवर्नर रह चुके हैं। कुछ वर्ष पहले उनका निधन हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं जब पार्लियामेंट कवर करता था अपने सक्रिय पत्रकारिता के कार्यकाल में, जब मैं संस्थाओं के लिए नौकरी करता था, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं दैनिक हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान टाइम्स का जो हिंदी अखबार है। तो हम लोग पार्लियामेंट जब कवर करते थे तो गवई साहब जो सांसद थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस समय वो राज्यसभा में थे। तो अक्सर सेंट्रल हॉल में, उन दिनों पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल हुआ करता था, अब तो सेंट्रल हॉल है ही नहीं है। अब नई पार्लियामेंट बनी है, शायद उसमें कोई इस तरह का अ, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो सेंट्रल हॉल एक ऐसी जगह थी जहाँ सीनियर जर्नलिस्ट जो थे, जो एक्रेडिटेड थे, और उसमें भी जो सेंट्रल हॉल के लिए अनुबंधित थे या जिनको परमिशन थी सेंट्रल हॉल में प्रवेश की, वो और मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम लोग जो है एक साथ बैठ करके कॉफी पी सकते थे, गपबाजी कर सकते थे। तो सेंट्रल हॉल में हमने गवई साहब के साथ कई बार गपबाजी की है। तो मैं जस्टिस आई मीन बी.आर. गवई, उनसे तो कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, और चूंकि मैं कभी कोर्ट कवर नहीं किया, न्यायपालिका का कभी मैं पत्रकार नहीं रहा, हमेशा पॉलिटिकल बीट मैंने कवर किया। लेकिन उनके पिताजी दिवंगत आर.एस. गवई साहब से बहुत अच्छी मुलाकातें थी, और कई बार एक ही बेंच पर बैठ करके सेंट्रल हॉल में कॉफी पीना, चाय पीना, और बहुत सारी तरह की गपबाजी करना, बहुत अच्छी बातें। और बड़े दिलचस्प व्यक्ति थे, बहुत सहज व्यक्ति थे, और हंसने हंसाने से लेकर के और
हर राजनीतिक से लेकर के और तरह-तरह की और बातें, सामाजिक बातों बातों में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। और आजीवन आजीवन गवई साहब जो थे, वो उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, वो बरकरार रहा। वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ थे, लेकिन कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, जो आज एनसीपी है, लेकिन उस समय कांग्रेस ही थी, शरद पवार, इन लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल था और कांग्रेस के कारण ही वो आमतौर पे चुने जाते थे और एक बार तो विधान परिषद के महाराष्ट्र में वो सभापति भी रहे। तो ये सब कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते जो थे, जैसे आजकल रामदास अठावले की जो रिपब्लिकन पार्टी है, बीजेपी के साथ है, वैसे ही आरएस गवई साहब की जो पार्टी थी, वो हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ी रहती थी या कांग्रेस से उनका एक रिश्ता बना रहता था। तो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक जो एक बैकग्राउंड उनका रहा है हमेशा से, क्योंकि वो अंबेडकर से प्रभावित थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ उन्होंने धर्मांतरित भी किया था अपने को, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उस खानदान से, उस परिवार से आते हैं गवई साहब। वो बौद्ध भी हैं, एक दलित कम्युनिटी से आने के अलावा। तो इस मामले में मैं कह रहा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह के व्यक्ति का भारत के जुडिशरी के शीर्ष स्थान पर पहुंचना। और दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो शासन तंत्र है, उसके टॉप पोजीशन पर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर सेक्टर के सर्वोच्च स्थानों पर अगर आप देखिए, तो कुछ ही समुदायों के लोग टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। जो शासन चलाने वाले लोग हैं, असल में वो टॉप पोजीशन पर जो बैठे हुए लोग हैं, एक तरह के लोग हैं आमतौर पे। लेकिन आप देखिए कि जुडिशरी जिसके बारे में हर गांव का आदमी, शहर का आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी समझता है कि वो न्याय का जो तराजू है, बिल्कुल किसी तरफ झुका नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां भी सामाजिक स्तर पर अगर आप देखिए, तो रिप्रेजेंटेशन भारत के जो हमारे समुदाय हैं, अगर सामुदायिक स्तर पर देखिए, तो बहुत वंचित समाज से बहुत कम लोग अभी भी हैं। अब देखिए हायर जुडिशरी का हाल, हमारे पास जो आंकड़ा है, और मैंने ये आंकड़ा एक ऐसी वेबसाइट से लिया है जो न्यायपालिका को कवर करती है, और इस आंकड़े में बताया गया है, और ये हाल में आंकड़े आए थे, 2023-24 के बीच का मामला है, कि जो लेटेस्ट पोजीशन थी उस समय तक, कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायपालिका हमारी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, उसमें 34 जो लोग उस समय थे, उसमें 13 जो जस्टिस थे, 13 जज जो थे, एक ही कम्युनिटी के थे, ब्राह्मीण कम्युनिटी, 13 आउट ऑफ 34। और 4 जो जस्टिस थे वो एससी, एसटी, ओबीसी, यानी तीनों ओबीसी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब्स, इन तीनों को मिलाकर सिर्फ 4 जज रहे हैं। तो भारत की अगर देखा जाए कि 65% के पास आप आबादी जो है, एससी, एसटी, ओबीसी अगर मिला दिया जाए, 65-70, उसके सिर्फ 4 जज थे। और जबकि 13 जज जो हैं आउट ऑफ 34 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वह सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस आंकड़े से कि जुडिशरी में कौन बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेड है और कौन समाज बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेड है या नगण्य है। अब देखिए एससी, एसटी, ओबीसी की जो बात मैं कर रहा हूं, 4 जजों की, इसका भी ब्रेकअप क्लियर कट नहीं आया है कि किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी दिलचस्प एक आंकड़ा मुझे मिला है कि बीते 7 साल में हाई कोर्ट्स जो हैं अपने देश के, 715 जज नियुक्त हुए। हाई कोर्ट में 7 सालों में 715 जज नियुक्त हुए। इसमें एससी कम्युनिटी के 22, एसटी कम्युनिटी के 16, ओबीसी कम्युनिटी के 89, अल्पसंख्यक समाज के 32, यानी कुल मिलाकर 149, अगर मैं गिनती कर पा रहा हूं ठीक से। तो 715 जजों में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के, और ओबीसी और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के कितने जज? 149। 715 में 119 को घटा दीजिए तो 596, यानी लगभग 600 जज, लगभग 600, यानी 596 जज जो है अपर कास्ट के। 596 जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, दे बिलोंग टू अपर कास्ट। अब इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाएंगे समय समय पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना रिप्रेजेंटेशन है एक ही तरह के समाजों का।
अब आप कहेंगे कि साहब ये जात-पात क्यों देख रहे हैं? अरे साहब, जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जहाँ कास्ट नहीं है इस तरह की भारत जैसी, जो जघन्य एक विभाजन है, सामाजिक विभाजन, इतना जघन्य, इतना घृणित सामाजिक सामुदायिक विभाजन दुनिया में कहीं नहीं है, जो वर्ण और जाति के नाम पर भारत में है। लेकिन जहाँ जाति और वर्ण नहीं है, उन समाजों में भी अगर आप देखिए, तो वहाँ भी रेशियल आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कि जुडिशरी जो है और यहाँ तक कि मीडिया भी है, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अमेरिका इसका उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है, जहाँ पर ब्लैक्स, जहाँ पर हिस्पैनिक, जहाँ पर तमाम अलग-अलग समुदायों के लोगों का बाकायदे कोटा निर्धारित है। और मीडिया जो एक प्राइवेट अफेयर है, एक सरकारी महकमा नहीं है, वहाँ भी कमीशन बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने स्तर पर उन्होंने एक परसेंटेज फिक्स किया, हालांकि वो कोटा आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन वहां भी इसकी कोशिश की गई। तो मेरा ये कहना, और यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एफर्मेटिव एक्शन अपने ढंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन भारत में लोग कहते हैं हाँ, आरक्षण हमारे भारत में ही है, आप दुनिया में और कहाँ देखेंगे? अरे भाई, दुनिया में इतनी बुरी स्थिति कहीं नहीं है। दुनिया दुनिया में इतना वर्ग और वर्ण विभाजन भी कहीं नहीं है, इतनी असमानता भी कहीं नहीं है, इतनी घृणा भी बहुत कम मुल्कों में होगी जितनी अपने यहाँ है। और घृणा, ये इसकी जो मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत है, जो घृणा है, इसका जो स्रोत है, बहुत लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल केवल है, लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल है, आज कुछ वर्षों में ये पॉलिटिकल बनी है, लेकिन इसका बुनियादी जो स्रोत है, सोर्स जो है, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। और वो जो सामाजिक व्यवस्था है जिसके बारे में इस दुनिया के, इस देश के एक महानतम चिंतक, विचारक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, और आप उनकी किताब खोल कर देख लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि इतनी जो व्यवस्था ये है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये समाज विरोधी है, ये हर तरह के सकारात्मक मूल्यों के विरुद्ध है। जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये साफ साफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस जातिगत व्यवस्था के बारे में ये कहा था। तो इस मामले में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बुरी तरह वर्ण विभाजित समाज में, जहां एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्या द्वेष है वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, कि एफर्मेटिव एक्शन से भी लोग चिढ़ते हैं कि क्यों आरक्षण है। उनको मालूम नहीं है कि आरक्षण क्यों ऐतिहासिक रूप से जरूरी है इस देश के लिए, और ये न होता तो क्या हाल होता। और ये भी अंदाज उनको नहीं है कि आरक्षण के कारण इस देश का कितना भला हो रहा है, क्योंकि अगर अनरिप्रेजेंटेड सारे लोग रह जाते, तो वो अपने अपने ढंग से बेहतर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। सबका कंट्रीब्यूशन अगर समाज में जाएगा, तो समाज बेहतर बनेगा। तो ये बात उनके दिमाग में नहीं आती है। अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, अनेक सेक्टर्स हैं, जहां सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही हावी हैं। अब आप देखिए, जैसे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने बड़े टेम्पल हैं, चाहे वो जितने अमीर टेम्पल हैं, उनके सब जगह अगर आप देखिए पुजारी, तो एक ही वर्ण के लोग हैं। अब ये दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है ना। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, केवल अपना ही धर्म तो नहीं है, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट किए जाते हैं पुजारी, सबसे बड़ा जो उनका धर्माधिकारी होता है। अभी आपने पोप का देखा इलेक्शन, अमेरिका के पहली बार पोप बने हैं 2000 साल के इतिहास में, ऐसा कहा जा रहा है। वो उसको भी लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे देश में बहुत सारे लोगों को, तो वो लोग इसको एफर्मेटिव एक्शन को, जिसका आरक्षण भी एक रूप है, उसको गलत समझते हैं। लेकिन अगर आप बाबा साहब को ठीक से पढ़िए, अगर दुनिया के इतिहासों, दुनिया के समाजों के इतिहास को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एफर्मेटिव एक्शन का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है, और एक राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं जुडिशरी के मामले में जो एक संयोग बस, या यूं कहा जाए कि नेचुरल वे में, संयोग नहीं कहेंगे बल्कि, कि भाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत एक वो उनका जस्टिस खन्ना के बाद जो जो सेकंड पोजीशन पर थे जस्टिस गवई, उनको मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि जस्टिस गवई का कार्यकाल भले ही छोटा हो, वो नवंबर नवंबर में 2025 के 23 नवंबर को वो 6 महीने का लगभग कार्यकाल अपना समाप्त कर सेवानिवृत्त होंगे। और उसके बाद
फिर एक बड़ी दिलचस्प उसके बाद परिघटना दर्ज हो सकती है या होनी चाहिए, और वो ये है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना वो चीफ जस्टिस बनेंगी, उनका नंबर आता है। ये इस मिस्टर जस्टिस गवई के बाद उनका नंबर आता है। तो अगर वो बनती हैं तो वो भी एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड ये होगा कि वो भारत की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हो जाएंगी, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस। तो उनका कार्यकाल बहुत कम दिन का होगा, 36 दिन का होगा, लेकिन वह भी एक नई परिघटना होगी। तो जस्टिस गवई दलित समाज से पहले दूसरे चीफ जस्टिस बने भारत के, बालाकृष्णन साहब के बाद, और बौद्ध समाज से अगर देखा जाए, वंचित समाज, बौद्ध समाज दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले, दोनों से आने वाले अगर देखा जाए तो पहली बार बौद्ध समाज से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से। तो एक बड़ी बात है कि ये एक घटना दर्ज हुई है हमारे समाज में। इसका खैर मकदम होना चाहिए, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इस पर खुशी जाहिर की जानी चाहिए, और हमें विश्वास है कि जस्टिस गवई भारत के संविधान, जिसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, अभी हाल में उन्होंने कहा था कि सभी संस्थाओं के ऊपर हमारा संविधान है, क्योंकि सभी संस्थाएं, और ये बिल्कुल सही कहा कि सभी संस्थाएं संविधान से निर्देशित और संचालित हैं, इसलिए संविधान के ऊपर कोई नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो एक न्यायाधीश संविधान को सर्वोपरि मानता है, वो संविधान के मूल्यों की रोशनी में न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन शब्दों के साथ उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, और साथ में दोस्तों ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि अ, हम ये नहीं मानते कि बेहतर न्याय केवल किसी एक वर्ण, एक वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हमने देखा है कि अनेक ऐसे जज हैं जो उच्च वर्ण के हैं, और उन्होंने उत्पीड़ित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, न्याय के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए बहुत बेहतरीन फैसले किए हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में। लेकिन फिर भी बिल्कुल आखिर में ये कहूंगा कि जिस तरह अपने देश में कुछ परिवारों के लोग ही, और वो भी जो न्यायिक सेवाओं में रहे, जो हायर जुडिशरी में रहे खास तौर पे, उन्हीं के घरों के लोगों को जज बनने का, बड़ा ओहदा पाने का जो मौका मिल रहा है अपने देश में, वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये डाइवर्सिटी का जमाना है, और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। गवई साहब तो जुडिशरी में अपने परिवार से पहले व्यक्ति है, जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन अनेक ऐसे लोग रहे हैं जो पिताजी भी जज रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, बेटा भी जस्टिस बना, और फिर चीफ जस्टिस बना। अभी चंद्रचूड़ साहब थे, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, और चंद्रचूड़ साहब भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 की लिस्ट मेरे पास है हायर जुडिशरी में। तब आप सोच लीजिए कि हाई कोर्ट्स में अगर आप गिनिए तो कितने होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डाइवर्सिटी का जमाना है, इसमें मौका मिलना चाहिए लोगों को, ताकि न्याय होता भी दिखे, और लोगों को एक लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए डाइवर्सिटी को लागू करना या उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज इतना ही। और फिर मैं कहूंगा कि जस्टिस गवई का मुख्य न्यायाधीश भारत का बनना बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वंचित समाज से हैं या एक अल्पसंख्यक हैं, बल्कि इसलिए कि इससे डाइवर्सिटी को का एक विस्तार होता है, उसको उसको जगह मिलती है। और जस्टिस गवई जिस तरह की बातें कहते रहे हैं अब तक, मैं समझता हूं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में वो एक नजीर पेश करेंगे। उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग राज्यसभा में चले जाते हैं जजमेंट देकर, कुछ बहुत सारे लोग जो हैं गवर्नर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बन जाते हैं। इन्होंने रिटायर होने से पहले ही कह दिया, शपथ ग्रहण से भी पहले कह दिया था कि मैं चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर करूंगा, उसके बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गवई साहब, आपको रियली बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं।